हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई थिंक सो, है ना, कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने बताया था आपको कि किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लाइक एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, है ना, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो ये कुछ ऑप्शन दिए, इनसे इनमें से आपसे पूछा गया है कि किसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सॉरी, जिसका मास ज्यादा होगा उसी की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है बाय द डेंसिटी। तो वॉल्यूम थोड़ा होना चाहिए और मास ज्यादा होना चाहिए, तभी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा किसका होता है? सॉलिड का, है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की मिलेगी आपको। तो आयरन, यहाँ पे देखो आप, यू कैन सी हियर, ये देखो मैंने ब्लू इंक्स लिखा हुआ है, आयरन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, देन चॉक। ठीक है, उसके बाद है हनी की। ठीक है, चॉक और आयरन दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है ना, तो सॉलिड में भी आयरन की ज्यादा है, क्योंकि आयरन आपकी मेटल है। मेटल में जो आपके एटम्स होते हैं वो थोड़े हैवी भी होते हैं। दूसरी बात, ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड मेटल्स में, एटम्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। चौक में वैसे तो क्लोजली पैक्ड है, बट आयरन के कंपैरेटिवली थोड़े कम। ठीक है, इसलिए चौक की जो डेंसिटी है वो आयरन से कम है। देन लिक्विड आ जाते हैं, हनी, वाटर, है ना। हनी क्या है आपका? हनी आपका लिक्विड है जो कि काफी गाढ़ा होता है ना। आपने देखा है ना, पानी भारी होता है, हनी भारी होता है। भारी कौन सा है? हनी है, शहद। ठीक है, तो हनी, देन वाटर एंड देन कॉटन। ठीक है, कॉटन इज नॉट, बहुत हल्का होता है ना, कॉटन कितनी लाइट होती है, पानी से भी हल्की होती है, इसलिए कॉटन पानी से हल्की है। देन कौन सा आएगा? एक्सोस्ट फ्रॉम चिमनीज। ठीक है, जो चिमनी से धुआं निकलता है ना, क्योंकि उसमें कई आपके गैसेस होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं जो चिमनी से निकलता है, इसलिए वो हवा जो कि जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहती है उससे थोड़ा हैवी होता है, जो एग्जॉस्ट चिमनी से निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योर, आप की चिमनी में क्या होता है, चीजें जलती हैं, जलने के बाद कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, वो भी धुएं के साथ निकल आते हैं। उसकी वजह से जो चिमनी का धुआं होता है वो थोड़ा डेंस होता है एज कंपेयर टू एयर। ओके, क्लियर। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा इस पे, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको ही करने हैं। इसमें ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं मुझे नजर आता कि जो आपसे ना हो। ठीक है, क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, टैबुलेट करना मतलब क्या? टेबल की फॉर्म में बनाना है। कैसे बना सकते हो? देखो दिखाती हूँ आपको, ऐसे बना लेना। ये देखो यहाँ पे बना हुआ ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस कर लेना और ऐसे टेबल बना लेना। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट शेप। सिमिलरली गैस की भी इनडेफिनेट शेप। फिर सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? इनडेफिनेट वॉल्यूम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा सॉलिड में, तो लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, तो क्या लिखेंगे? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैसेस में बहुत ना के बराबर होता है, तो लिख देंगे नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हियर यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे कंप्रेशन की बात करी है, तो कैन नॉट बी कंप्रेस, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी उतना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, है ना, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो इनके सॉलिड के जो पार्टिकल है, एरो दिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए क्लोजली पैक्ड भी हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड वालों की सॉलिड से ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, और गैसेस वालों की मैक्सिमम होती है। गैसेस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज योर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रादर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजिशन। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं कर पाते, बस वो अपनी पोजिशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट पता है ना, वाइब्रेशन जैसे फोन वाइब्रेट करते हैं, लाइक ऐसे। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर भी स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, स्लाइड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं लिक्विड में, जबकि गैसेस में तो
बिल्कुल प्रॉपरली मूव कर लेते हैं ना, गैसेस को तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है मूव करने के लिए। डेंसिटी की बात करें तो हमने जैसे बताया था कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी मिलेगी देखने को आपको, सॉलिड्स की हाईएस्ट डेंसिटी। लिक्विड की जो है डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और लोएस्ट डेंसिटी होती है आपकी गैसेस की, ठीक है, क्लियर। फ्लो की बात कर सकते हैं, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते जबकि लिक्विड फ्लो करते हैं। मैंने बताया था इसलिए इन्हें फ्लूइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड है और साथ में फ्लो करते हैं तो लिक्विड को एक नाम दे दिया फ्लूइड्स, ठीक है। गैसेस भी फ्लो करती हैं, क्लियर। तो ऐसे आप इस तरह टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रिलेटेड हैं, आप इनके आंसर कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कुछ भी कोई दिक्कत आए तो आप ग्रुप में मुझे लिख के भेज देना, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है देन वी विल डिस्कस, ठीक है, ओके। नाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज करती है, तो आपका आंसर होगा हाँ, है ना। लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में भी बदल जाती है ना। अब आपने क्या किया, आपसे बाहर अभी आजकल गर्मी रहती है ना, या फिर बारिश होती है, सपोज करो बारिश हुई है बाहर, ठीक है, बारिश हुई फिर धूप निकल जाती है तो जो सारा सड़क गीली होती है या जो रास्ता गीले होते हैं वो सब सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं वो, क्योंकि जो पानी था आपका वो इवेपरेट हो गया, इवेपरेट मतलब भाप बन गया उसका, वो उड़ गया, उड़ के कहाँ गया, वो गैसियस स्टेट में चला गया, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया, ठीक है। तो हम आपको फिर भी बताते हैं, जैसे पानी है आपका, पानी आपका तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर जाता है, मैटर की तीनों स्टेट में पानी एग्जिस्ट करता है। पानी सॉलिड कैसे है, आइस की फॉर्म में है ना, आइस क्या होती है, सॉलिड है ना, बट आइस है क्या, पानी है ना, पानी को फ्रीज करके आप आइस बनाते हो, ठीक है। तो और वाटर लिक्विड फॉर्म में तो वाटर वाटर की फॉर्म में ही रहता है जो आप हम लोग पीते हैं घर पे, ठीक है। गैसियस फॉर्म में भी वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है, तो पानी तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर जाता है। इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, इन्होंने क्या लिया है, एक्टिविटी 1.12 सी है, एक्टिविटी 1.12 इन्होंने क्या किया, एक बीकर में आइस ली है, ठीक है, और फिर नीचे इसको बर्नर पे ऑन कर दिया है, बर्नर को ऑन किया है, गैस को ऑन किया है, और इसको हम क्या कर दिया है, बर्नर के ऊपर अपनी आइस को रख दिया है बीकर में डालकर, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक आप ग्लास स्टरर ले लो, स्टरर कुछ नहीं होता, जो घुमाने के लिए होता है ना, अंदर मिक्स करने के लिए एक रोड होती है ग्लास की, उसको बोलते हैं ग्लास स्टरर, ठीक है। वो हम उससे उसको घुमा रहे हैं, किसको, बर्फ को घुमा रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बर्फ को हीट कर रहे हैं तो बर्फ किस में चेंज होती जा रही है, जो आपका पानी मतलब सॉलिड में थी ना बर्फ, वो धीरे धीरे लिक्विड वाटर में चेंज होने लग जाएगी जैसे जैसे आप उसे गर्म करते जाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर अपनी स्टेट चेंज करती है। जैसे हमने बर्फ को गर्म किया, हीट किया, तो बर्फ ने क्या किया, अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में आ गई है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले वाले बीकर में तो हमने आइस ली थी, यहाँ पर हम पानी लेंगे, बीकर में क्या लेंगे, पानी लेंगे और उसको गर्म करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो बीकर में पानी होता है ना वो कम होता जाता है। क्यों कम हो रहा है बीकर में पानी, क्योंकि जैसे जैसे आप उसे गर्म कर रहे हो पानी भाप बनकर उड़ रहा है, इवापोरेट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कि वाटर आपका इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, पानी पानी की वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर भी कि पानी ने, मैटर ने अपनी स्टेट चेंज करी, लिक्विड से वेपर में चला गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इन चीजों से हमें क्या समझ में आता है, ये चीजें देखो, जहां जहां मैं अंडरलाइन करती रहती हूँ ना, और यहाँ जहां जहां मैं आपको बोल देती हूँ, सपोज मैंने मान लो किसी जगह अंडरलाइन करना मैं भूल गई, बट मैं आपको साथ में बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपने अंडरलाइन करो बुक में और नोटबुक में नोट डाउन करो उन चीजों को, ठीक है, क्लियर, पॉइंट्स बनाकर नोट डाउन करो रादर देन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, इस पैराग्राफ को ही पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए आप, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है, एरो दिख रहा है ना, जहाँ एरो घूम रहा है, ये पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे मैटर ने अपनी स्टेट चेंज करी है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं इसको,
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने से या फिर हीट देने से क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स में हमने भी पढ़ा था टेबल में कि पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर ज्यादा किया ना, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगे। पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, वो और ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है, क्लियर। तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन की जो स्पीड है वो बढ़ गई, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, ठीक है, ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो हीट हमने दी थी ना, सॉलिड को गर्म कर रहे थे ना हम, उनने क्या किया, उस हीट ने जो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे ना, उसको ओवरकम किया। ओवरकम करना मतलब क्या होता है कि उस पर हावी हो गई। ऐसा होता है कि देखो, जैसे कि मैंने आपको आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, मतलब ऐसा है कि आपने अपनी मम्मी को पकड़ा हुआ है, ऐसे सपोज करो आपने अपनी मम्मी को हग किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, होने लगा कि जब तक तो कमरा ठंडा था तब तक तो ठीक था, अभी क्या हुआ कि कमरा बहुत गर्म होने लगा, काफी गर्म हो गया, बहुत गर्मी लग रही है। क्या आप अपनी मम्मी को हग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, आपको गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी, मम्मी को भी स्वेटिंग होगी, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप हग नहीं करोगे, आप थोड़े से दूर दूर हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एक बेबी का एक मॉम से, ठीक है, वो हीट की वजह से क्या हो गया, ओवरकम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे आपने हीट दी ना सॉलिड को, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो उस हीट जो आपने उसे दी वो उस फोर्स पर हावी हो जाती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, क्योंकि सराउंडिंग में हीट बढ़ रही है, ठीक है। हीट बढ़ने से फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हुआ होगा, अब देखिए आप, स्टेज इज रीच्ड, ठीक है, when the solid melts, ठीक है, धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देगा। मेल्ट होना मतलब कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर जाएंगे, है ना। जब दूर दूर जाएंगे पार्टिकल्स तो सॉलिड किस में चेंज होने लग जाएगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि दूर दूर पार्टिकल किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, ठीक है। सॉलिड में तो पार्टिकल पास पास होते हैं। हीट की वजह से पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग गए काफी ज्यादा स्पीड से, उसकी वजह से जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया और पार्टिकल्स दूर दूर मूव करने लगे, जिसकी वजह से अब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होने लग गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो लास्ट 3 लाइन्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की, लास्ट 3 लाइन, ठीक है। कौन सी 3 लाइन्स, लास्ट ये वाली, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है, द मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड मेल्ट होता है टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड बनने के लिए, जिस कम टेम्परेचर पर, सबसे कम टेम्परेचर पर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हवा का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अभी जिस कमरे में आप बैठे हो या जिस खुले आसमान में आप बैठे हो तो हवा का भी एक प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, हालांकि वो बहुत कम होता है, बट हवा भी हमारे ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम एक बार फिर से रीड करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर
at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. ठीक है, उसे इसका melting point कहा जाएगा. इस ओके, क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज योर 273.15 केल्विन. के स्टैंड फॉर केल्विन. केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके, अच्छा अब ऐसा होता है, अब हम एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पर. एक मिनट, पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं. देखिए यहाँ पर मैंने इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया है. आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए. वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एज वी हीट सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स increases which decreases the force of attraction between them. ठीक है, बात वही है, पर इन्होंने कैसे लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है ना. फिर सेकंड पॉइंट में लिख दिया दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन स्लोली ड्यू टू द हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. ठीक है, फिर नेक्स्ट में पॉइंट में बता दिया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. द मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे सिर्फ द टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, आप लिख लेना यहाँ पे द मिनिमम ऐड कर लेना. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कि इन्होंने फॉर एग्जाम्पल करके दे दिया है कि द मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. ठीक है, क्लियर. नाउ फ्यूजन लिखा है. फ्यूजन क्या होता है मैं बता देती हूँ. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना, अभी देखा ना हमने कि बर्फ को गर्म किया था तो बर्फ मेल्ट होने लग गई थी, है ना, पानी बन गई थी. तो जो ये प्रोसेस क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना जब हो रहा होगा ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन. इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन. ओके, क्लियर. यहाँ पर एक चीज की बात है कि इन द मेल्टिंग प्रोसेस, देखिए इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस अ सॉलिड रीचेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर. सो वे डज ऑल द हीट गो. ठीक है, तो जैसे हम उसे मेल्ट कर रहे थे किसी सॉलिड को, है ना, जब कहते हैं कि मेल्ट होना शुरू हो जाता है, कब होगा वो मेल्ट होना शुरू, कब करेगा वो, जब वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, मान लो जैसे कि आपका कोई लिक्विड कोई सॉलिड है जो आपका वो 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू करता है. ठीक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस जो है उसको वो मेल्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, तो अभी आप उसको हीट कर रहे हो और साथ में टेम्परेचर भी नोट कर रहे हो, तो आपने देखा अच्छा 70 डिग्री आ गया, अभी 71 डिग्री सेल्सियस होना था, है ना, 70 के बाद, हीट के बाद. बट आप देखते हो कि वो मेल्ट हो रहा है बट टेम्परेचर जो है ना वो 70 ही रह रहा है. हम उसे हीट भी कर रहे हैं बट जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं पा रहा, वो 70 का 70 ही है. मतलब वंस अ सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही कोई सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जैसे वो सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा जिसका मैंने बताया कोई ऐसे कोई एक सॉलिड है ए जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है. ठीक है, 70. ओके, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है, फर्दर तो जो हीट हम उसे सप्लाई कर रहे हैं ना मेल्ट करने के लिए ना, जो हीट हम उसे दे रहे हैं वो हीट कहाँ गई, है ना. जनरली तो जैसे हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बट जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है ना उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो टेम्परेचर वही रहता है. जैसे 70 पे मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर 70 रहेगा, अगर आप उसे हीट दे रहे हो तब भी. फिर ये हीट कहाँ गई, तो यहाँ पर आप लिख लेना द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट टाइम ऑफ मेल्टिंग. ठीक है, जो आप हीट दे रहे थे ना सॉलिड को मेल्टिंग के टाइम पर इज यूज बाय द पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स ने यूज कर ली टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डिमिनिश करना मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना. ठीक है, तो उनकी मैंने बताया था ना हीट बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में
कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो हीट आप दे रहे थे ना उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, वो हीट किसने यूज कर ली? वो सॉलिड के पार्टिकल्स ने यूज कर ली अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए। ठीक है, बिटवीन ईच अदर, जो एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स का, उनको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए या डिमिनिश करने के लिए पार्टिकल्स ने वो हीट यूज कर ली, क्योंकि पार्टिकल अब क्या चाहते थे? पार्टिकल अब मूव करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। ठीक है, तो द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज हिडन। इसलिए ये जो हीट एनर्जी आपने इसे दी ना, इसको हम हिडन बोलते हैं। हिडन मतलब छुपी हुई। आपको तो नहीं पता, देखने से तो ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि पार्टिकल ने यूज कर ली। अब पार्टिकल बोल के थोड़ी ना जाएगा कि मैं हीट यूज कर रहा हूँ, है ना। देखने से तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि हीट कहाँ गई। बाहर से देखने से तो ऐसा लगेगा कि हमने इसको हीट किया था, जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हीट पार्टिकल्स ने यूज कर ली। इसलिए इस हीट को हम बोलते हैं हिडन एनर्जी या हिडन हीट। क्लियर? तो यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको आपने देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। दिस इज योर, हाँ ठीक है, ये सारे पॉइंट जो मैं अभी यहाँ बता रही थी वो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, बस आपको उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो कहाँ गई है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, वो सब कुछ लिखना है कि वो पार्टिकल्स ने यूज कर ली। ठीक है ना, तो अब हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो एरो चल रहा है मेरा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब ये होता है हिडन। ठीक है, छुपा हुआ। ठीक है, जो छुपी हुई है वो लेटेंट है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, कितना, इतना हीट का अमाउंट, हीट एनर्जी का अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड, जो चाहिए, टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. इस डेफिनेशन को पढ़कर क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आया कि 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, जितनी हीट रिक्वायर्ड है, और साथ में कंडीशन क्या दी है कि बशर्ते जो आपका सॉलिड है वो कहाँ होना चाहिए? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मतलब आपने खुले में रखना है उसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ पर सिंपल जो जितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है उतना प्रेशर होना चाहिए उस जगह का। ठीक है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात क्या? वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब उस सॉलिड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस टाइम पे? जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए हमको 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नाउ एक चीज और बात आती है कि पार्टिकल्स इन वाटर, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 273 केल्विन। शायद यहाँ पे शो क्लियरली थोड़ा शो ना हो रहा, क्योंकि मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इसके ऊपर ही आ गया है गलती से। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा 273 और केल्विन का सिंबल क्या है? कैपिटल के। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273 केल्विन। ठीक है, तो पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो जिस कमरे में आपने एक कमरे का तापमान टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो एक कमरे का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपने इस कमरे में एक लिक्विड भी रखा है और एक सॉलिड आइस को भी रखा है। एक पानी को रखा है एक जार में क्या रखा है? आइस को रखा है, सॉलिड आइस को। ठीक है, तो
अब पार्टिकल्स है ना दोनों के, क्योंकि दोनों ही मैटर है ना, लिक्विड वाटर भी मैटर है और सॉलिड आइस भी मैटर है ना, तो उनके जो पार्टिकल्स की एनर्जी हमने स्टडी करी तो हमने देखा कि जो लिक्विड के पार्टिकल थे, जो मतलब पानी के पार्टिकल थे, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है आइस के पार्टिकल से, मतलब बर्फ के पार्टिकल से। ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा देखी गई, किसके कंपैरेटिवली? आइस के पार्टिकल के। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि आइस से लिक्विड बनता है ना, आइस से लिक्विड बनता है, जब आइस को आप मेल्ट करते हो तो लिक्विड बनता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स ने आइस में लिक्विड में कन्वर्ट करते टाइम जो एनर्जी यूज करी थी ना, अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिमिनिश करने के लिए, वो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास आ गई थी ना, तभी तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? तो जो पानी के पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, सिंपल में लिख सकते हो, जस्ट लाइक इन सॉलिड्स the kinetic energy of particles of liquid increases, the force of attraction among them decreases and they start moving freely। ठीक है, क्लियर? तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होंगे तो वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? जब मूव करेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, जायद की बात है। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हम आपको थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस और केल्विन का भी हमें बताना है आपको। तो इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, ये एरो दिख रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? वेपराइजेशन क्या होता है? फ्यूजन क्या था? फ्यूजन था सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, है ना। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन होता है लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, लिक्विड जब वेपर्स में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो you can define as latent heat of vaporization as एक मिनट अगर मुझे दिख जाए तो इसमें, हाँ, this is your the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, तो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो क्या होता है? वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता ही होगा ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख भी लेना अपनी नोटबुक में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉईल करना शुरू कर देता है। बॉईल मतलब उबलता है ना पानी। ठीक है, इसकी एक हाईली थोड़ी सी मतलब एडवांस्ड डेफिनेशन भी है, बट वो हम अभी नहीं करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे। इन हायर क्लासेस वी विल स्टडी कि बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अभी के लिए आप समझ लेना, जहां पर लिक्विड बॉईल हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता चल गई, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत है at atmospheric pressure and at its boiling point। ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना होना चाहिए और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के जितना होना चाहिए, तब जितनी हीट लगेगी इस कंडीशन में, ठीक है, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए, वो हमारी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्लियर? यहाँ से आप लिख सकते हो लिक्विड के बारे में हल्का फुल्का, जैसे कि पहला पॉइंट मैंने बता दिया था कि इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में डिक्रीज करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर हमने बोला कि जैसे जैसे अगर हम लिक्विड को हीट करते जाएं, है ना, हम कर रहे थे ना एक्टिविटी 1.16 समथिंग ऐसा कुछ था, तो हमने देखा था कि हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं और लिक्विड का जो अमाउंट था ना बीकर में वो कम हो रहा था, क्योंकि लिक्विड किस में चेंज हो रहा था, वेपर में, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट, जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते हैं, अ पॉइंट कम्स, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा when the particles overcome the forces of attraction completely, ठीक है। तो जो हीट आप उसे दे रहे थे उस लिक्विड को, उसकी वजह से वो हीट किसने यूज कर ली, लिक्विड के पार्टिकल्स ने यूज कर ली। क्यों यूज की है, ताकि वो अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिमिनिश कर सके, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स ने किया था, ठीक है। जब सॉलिड पार्टिकल्स ने अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिमिनिश किया था, है ना, तो वो लिक्विड में चेंज हो गया था, ठीक है। जब लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट मिलेगी तो वो भी क्या करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, तो उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और डिमिनिश करेंगे और कम कर देंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर, दिस इज व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। ये कब होगा, और तब हमारा लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू कर देगा। आई थिंक ये आपको आज के लिए क्लियर है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।